Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be covering topic 3, part 1. So let's begin. आज के इस टॉपिक में हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे जिसके अंदर हम मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी देखेंगे, ठीक है. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस्ड अबाउट द डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट और विल सी some value additions that can be important for the examination perspective, ठीक है. So शुरू करते हैं. See, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. अगर आप जब तक ये डिफरेंस नहीं समझेंगे आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है. अगर हम इकोनॉमी की बात करें, सो जो प्रेजेंट डे में आप GS3 के अंदर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसके अंदर यू स्टडी वेरियस थिंग्स लाइक GDPs, हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों के कंसीडर करते हैं. बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हमें इन पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, ठीक है. इकोनॉमी आपके बहुत सारे सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है, नॉट जस्ट द प्रेजेंट डे. पहले भी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उनमें भी इकोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है. और बेसिकली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का उनके पर्सपेक्टिव से स्टडी करने का एक आप कह सकते हैं व्यू पॉइंट होता है. इट्स नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट डे इकोनॉमी, ठीक है. तो ये जो एक है स्लाइट डिफरेंस, आपको वो याद रखना है. अगर हम बात करें आज के डेट में और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के टाइम पे इकोनॉमी हुआ करती थी, उस टाइम पे इकोनॉमी आपके एक तो आइसोलेटेड होती थी, स्मॉल होती थी एंड सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज़ होती थी, ठीक है. ऐसा नहीं था कि किसी को आज के डेट में जैसे हम सऊदी अरेबिया से और ईरान से, इवन US से जो हम ऑयल की परचेजिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी. और वो आइसोलेटेड भी हुआ करती थी बिकॉज आप देखेंगे आज के केस में जहाँ पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज द ग्लोबल ऑयल प्राइस इज़ गोइंग अप, राइट. और उसके वजह से जो इम्पैक्ट है वो आपके इंडिया में ऑयल प्राइसेस में आपको देखने को मिलेगा. यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपस में इंटरलिंक्ड है. आप देखेंगे अगर ग्लोबल लेवल पे कोई क्राइसिस होती है उसका भी इम्पैक्ट आपके मतलब इंडिया में कंजम्पशन पे आता है. और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे देन अल्टीमेटली जो भी आपके कंजम्पशन के पैटर्न हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस होती है. लेकिन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इकॉनमी हुआ करती थी दे वर नॉट ऑफ दिस काइंड, ठीक है. वो बिल्कुल आइसोलेटेड हुआ करती थी. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर. देन और दूसरे बहुत सारी चीज़ें होती थी लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज. इन सभी के केसेस में भी जो आप प्रेजेंट इकोनॉमी में देखते हैं चीज़ें जिस तरह से काम कर रही है वैसी नहीं हुआ करती थी, ठीक है. हम जब आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे देन विल लुक इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन डिटेल, ठीक है, कि किस तरह के एक्सचेंज सिस्टम्स हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या था एंड देन प्रोडक्शन के कौन कौन से सिस्टम्स हम यूज़ करते थे. सो बेसिकली ये जो पूरा पर्पस आपको बताने का यही है कि आप इसको प्रेजेंट डे इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग हट के देखें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, ठीक है. और जो इन सभी केसेस में चाहे वो प्रेजेंट डे हो चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हो, एक चीज़ जो कॉमन है दैट इज़ फूड, ठीक है. आपको जो ये बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल है इसी की वजह से ये सारा खेल आप मान सकते हैं जो इकोनॉमी का है. और ऑल्दो आज के प्रेजेंट टाइम में आपको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. लेकिन पहले के केसेस में अगर हम देखें तो उनके लिए तो ये फूड वॉज द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट थिंग. उनके कोई डुप्लेक्स तो लेना नहीं था उनको, ठीक है. तो उनके लिए केव्स और एनी ऑफ द सेफेस्ट प्लेस वेयर दे कैन सर्वाइव, वो उनके लिए वेल एंड गुड था. तो इस उनका मेन कंसर्न ही बस खाना होता था, ठीक है. सो दैट वाज अनदर वन ऑफ द डिफरेंसेस दैट यू कैन सी. और जो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी इसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहें कि एक हाउस होल्ड होता है, एक हाउस होल्ड में एक मदर है, शी हैज़ टू मेक अ लिस्ट एवरी मंथ, ठीक है, कि क्या कंजम्पशन होगा घर का. और उनके घर में मान लीजिए 5 बच्चे हैं और अगर वो 5 बच्चे हैं एंड शी वांट टू मेक अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दोज चिल्ड्रन, तो उनको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक वे में करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ व्हाट अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, जो कि आपको प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो. और वो आपको ये जो मॉडर्न डे है वहाँ पे भी देखने को मिलेगी. ये इक्विटेबल मैनर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन द इकोनॉमी, जो आपको पहले भी देखने को मिलता था और आज भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि अगर आप इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो चीज़ें मे गॉट हेवाय. क्योंकि जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो जैसे जैसे ये मूवमेंट हुआ आगे ना, तो जो इंसान था, इंसान को बस अपना नहीं, अपने जो आसपास के जो उसके लोग थे ना उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत आन पड़ी. तो दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है. जैसे हमने फैमिली में पढ़ा, मैरिज में पढ़ा,
देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन इन एवरीथिंग, ठीक है। सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे सामने निकल के आई। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, हमने तो इतना सारा कुछ पढ़ लिया। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज यू नो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमने सोशल इंस्टीट्यूशन वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी जो आपको एज इट इज़ याद करनी है, सो दैट यू आर एबल टू प्रेजेंट इट इन दी पेपर इफ आस्क्ड टू डू सो, ठीक है। तो हम अगर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो होवल एंड वीवर ने इसे डिफाइन किया था। सी वन मोर थिंग, जितने भी सारे यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट है, इनको आई वुड ईदर डिनोट एज थिंकर्स ओनली, बिकॉज ये बहुत सारे हैं, कुछ इसमें से एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं, कुछ एथनोग्राफर्स भी होते हैं, कुछ सोशोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ़ आई एम सेइंग सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो हो सकता है मैं उनको थिंकर की तरह ही डिनोट करूँ, ठीक है। यू कैन इफ़ यू वांटेड टू गो फर्दर तो आप गूगल आउट करके पता कर सकते हैं होबल एंड वीवर एग्जैक्टली कौन थे, सोशोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है। सो होबल एंड वीवर ने डेफिनेशन दी थी दैट द ह्यूमन बिहेवियर बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, एलोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज एंड कंज्यूम। मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है जहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान और एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देन आपके रेमंड फ्रिथ ने भी एक डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। It involves the combination of various kinds of human services with one another and with goods such a way that they serve the given need. So आप ये देख सकते हैं होबल एंड वीवर में जो दिया था और रेमंड फ्रिथ ने दिया था, देयर इज अ काइंड ऑफ एन अलाइनमेंट विद बोथ द डेफिनेशंस। सिमिलरली मजुमदार एंड मदान ने भी दिया था, एंड दो दे आर द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपको जो इनकी डेफिनेशन है वो भी आप याद कर सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं। मोर और लेस दे हैव डिफाइंड द सेम थिंग ओनली। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देखें और यू कैन से डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में आई जस्ट प्रेजेंटेड अ सिंपल पिक्चर फॉर यू, सो दैट अगर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का तो आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट, आप इसमें भी और चेंजेस ला सकते हैं। तो सपोज देयर इज़ अ बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे एक बिजनेस है एंड देयर इज़ अ हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड को कुछ कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से उसको मिल सकती है, वो इस बिजनेस से मिल सकती है। इस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए होंगी, से लाइक लेबर सर्विसेज को चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेबर्स चाहिए इनको, वो प्रोडक्टिव सर्विसेज में आती है। ये बिजनेस को कौन दे सकता है, हाउस होल्ड ही जाते हैं। देन इनको इन रिटर्न ये बिजनेस क्या देगा, वेजेस देगा, ठीक है। और वही वेजेस फिर कहाँ चला जाएगा, इसी बिजनेस के पास चला जाएगा इन द कंजम्पशन पैटर्न, ऑल्दो इट्स अ सिंपल वन। और इसको बदले में हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डायग्रामेटिकली अगर चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे ना, तो दैट वुड बी वेरी गुड। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन सोशल सेटिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपलर डेफिनेशन कि आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, कंजम्पशन, लेकिन ये सारी चीज़ें आप किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप एक सोशल सेटिंग्स के पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी लाइक गुड्स और सर्विसेज, आप जैसे भी इसको देखना चाहें। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी टर्म है, दिस वाज कॉइंड बाय NSB ग्रास। ऑल्दो आप इनका नाम आगे बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी यू शुड राइट द नेम NSB ग्रास कॉइंड द टर्म इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सो बेसिकली ही वॉज एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन। इकोनॉमिक हिस्टोरियन का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन वो होते हैं जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, ठीक है। एज वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे इकोनॉमी इट्स नॉट जस्ट सोलली टू इटसेल्फ, ये बहुत सारे आपके जो अदर ब्रांचेस है उसके साथ रिलेट करके आप इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम वो जस्ट देख लेंगे। और जो आपकी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, स्टडी द इकोनॉमिक प्रोसेस, देयर अप्रोच इन अ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इकोनॉमिस्ट। ये तो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया दैट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आप रघुराम राजन को बोलेंगे दैट गो एंड स्टडी सम ऑफ द कल्चर्स ऑफ द इवन द हरप्पन इकोनॉमी, तो ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड ऑन टू दैट, राइट। तो उसके लिए भी एक आप मान सकते हैं स्पेसिफिक ब्रांच है ऑफ द इकोनॉमी इटसेल्फ, इकोनॉमी के अंदर आप इसको देख सकते हैं वैसे। Then economists actually restrict themselves and try to develop the former abstract mode of economic system, while economic anthropology on the other hand usually are concerned with all form of production, circulation, कंजम्पशन एंड नॉट जस्ट मॉनिटरी। सी आप जब बार्टर सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम
को स्टडी किया जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। हम उसमें ये नहीं देखते क्योंकि उसमें तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जहाँ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जो मॉडर्न डे इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। दैट इज मोर ऑफ एन एरिया ऑफ एन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है दैट यू कैन मेंशन। और इन नटशेल अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी टेक द बेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड एंथ्रोपोलॉजी, create an hybrid that allow for the investigation of economic behavior as it is lived and practiced. Because see, जब हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे ना, तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इट मे हैपन। लेकिन आप जब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे बस जस्ट इकोनॉमी नहीं, बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्लेव्स अपने आप कह सकते हैं मालिक के लिए जो काम करता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि वो उसको कुछ सर्विसेज दे रहा है। ऑल्दो वहाँ पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन उस स्लेव को शायद वो उसका मालिक उसके बदले में कुछ चीज़ें दे रहा हो, मे बी शायद वो जिंदा ही इसलिए हो बिकॉज ही इज़ अ स्लेव टू द मालिक एंड द मालिक इज़ काइंड ऑफ एन प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम थिंग्स, ठीक है। तो आप इन पर्सपेक्टिव से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देन जो हम बात कर रहे थे कि लाइक इकोनॉमी इज नॉट जस्ट कंसर्न विद द मॉनेटरी थिंग्स, दे आर वेरियस अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी इटसेल्फ दैट यू कैन रिलेट। तो ऑल्दो ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में कहीं पूछा नहीं जाएगा, हाँ आपको ये वाला कंसर्न है कि इकोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी कैसे रिलेटेड है। तो इकोनॉमी आपके जो वेरियस सोसाइटीज़ है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जब हम सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें आपको इकोनॉमी काफ़ी मदद करती है कि कौन सी सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती थी, ठीक है। कि कहीं पे आप देखेंगे इवन फॉर द ब्राइड सर्विसेज जो हमने मैरिज के केस में पढ़ा था, सो ब्राइड सर्विसेज भी क्या होती है, वो एक टाइप का इकोनॉमी ही वहाँ पे प्ले आउट कर रहा है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द ब्राइड, they are asking for the bride price, not services, sorry, they are asking for the bride price because जो वो bride है, जो वो lady है, ठीक है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कैटल्स, और अगर वो चली जाएगी तो वो कैटल की देखभाल कौन करेगा, ठीक है। तो टू कंपनसेट फॉर दिस दे आस्क्ड फॉर अ ब्राइड प्राइज, जो अपने ट्राइबल सोसाइटीज़ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की इकोनॉमी ही प्ले आउट कर रही है। तो ये हमें बताती है कि सोसाइटी किस तरह से वर्कआउट करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो देर आर वेरियस इंटरलिंकेजेस, जितने भी हमने अभी स्पेशली जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़े ना, इसमें बहुत सारे इंटरलिंकेजेस होते हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बिकॉज जहाँ हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें जो हमने कवर करा, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपकी जो चीज़ें होती हैं वो टू द पॉइंट होती है, आपको पता होता है ओके सिलेबस के अंदर मैं ऑल्दो बात कर रही हूँ आपके यूपीएससी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक्चुअल एंथ्रोपोलॉजी को देखें तो हम जो यूपीएससी के अंदर अभी पढ़ रहे हैं दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एंथ्रोपोलॉजी इससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, उतना अगर हम पढ़ने जाए तो शायद आपका जो टाइम फ्रेम है यूपीएससी का उसमें वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट होने की वजह से वो स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायमेंशंस भी होते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू नो वाइल कवरिंग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी कवर करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है कभी कभी, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि लेक्चर्स भी हमारे थोड़े सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लंबे हो जा रहे हैं बिकॉज इसके अंदर डायमेंशंस इतने सारे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करें क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और थिंकर्स ने जो डेफिनेशंस दिए हैं ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी अगर उसकी बात करें, सो नैश ही वाज थिंकर, इन्होंने बताया था दैट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एनालाइजेज इकोनॉमिक लाइफ एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। एज अ सब सिस्टम क्या हम बात करें, मतलब एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि कैसे वो इंटरलिंकेजेस आप देखेंगे। इफ़ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, अगर हम ये पूरा का पूरा एक सोशो कल्चरल सिस्टम मान ले, ठीक है, दिस इंटायरली इज अ सोशो कल्चरल सिस्टम। इस सोशो कल्चरल सिस्टम को बनाने के लिए, ऑल्दो ये आपके आज का प्रेजेंट डे सोशल कल्चरल सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट द प्रिमिटिव वन। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉट जस्ट द टेंजिबल बट द इंटेंजिबल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। जो रिलेशनशिप भी होते हैं एज मैरिज, इट इज़ ऑल्सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन से, और ब्रिजेस रोड्स ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ठीक है। देन आपके जो नेक्स्ट लेवल पे आता है दैट इज़ द वेरियस सोशल हायरार्की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, राइट। तो ये आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। एंड देन द सुपर स्ट्रक्चर, जो हम आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन, आइडियोलॉजी, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो नैस के हिसाब से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एनालाइज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सब सिस्टम मतलब एज अ पार्ट ऑफ द सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को एनालाइज करता है। देन बील एंड होजर ने बताया था दैट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and their distribution and consumption as these are institutionalized or formalized in the socio-cultural subsystem. और प्लैटन ने भी एक डेफिनेशन दी थी दैट इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर
और ऑर्डरली एम्बेडेड इन दी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। यानी कि जहाँ पे भी आप देखेंगे जब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात होगी वहाँ पे एक सोशल एस्पेक्ट तो जुड़ा होगा ही होगा, ठीक है। Then only you can say that it is the economic anthropology, not just economy. Let's talk about the origin of economic anthropology, ठीक है। सो अगर हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ओरिजिन की बात करें तो आपको 3 नेम्स याद रखने हैं। वन वाज ऑफ मैलिनोवस्की, अनदर इज ऑफ मार्शल मॉस, और तीसरा है कार्ल पोलियानी का, ठीक है। सो बेसिकली मैलिनोवस्की ने कुछ स्टडीज़ करी थी अमंग्स द ट्राइब्स, और उस स्टडी के दौरान इन्होंने कुछ मेथड स्टडी किए थे, रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम आगे चल के देखेंगे। तो इसके दौरान, इन स्टडीज़ के दौरान ही केम आउट विद दिस पर्टिकुलर सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज़ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि मैलिनोवस्की की स्टडीज़ की वजह से और दूसरा मार्शल मॉस की स्टडीज़ की वजह से ये सब फील्ड एंथ्रोपोलॉजी में निकल के आई। और दूसरा, हम जब कार्ल पोलियानी की बात करें तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन आपके सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट की जो डिबेट है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जब आए थे, ही वॉज ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान इन्होंने सारी अपनी जो स्टडीज़ और वर्क्स थे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को लेकर करी थी। तो इनके हिसाब से ये मानना था कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ है, ठीक है, दैट इज़ द ट्रू मार्केट एक्सचेंज वॉज लिमिटेड टू द रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ वेस्टर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ ये बताती है कि पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे इस टाइप के जो आज के डेट में एक्सचेंज सिस्टम आप देखते हैं, इस टाइप के सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे। और ये जो फॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसको आप फॉर्मलिज्म भी बोल सकते हैं, ये आपके जो नॉन इंडस्ट्रियल या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जब हम बात करेंगे फॉर्मलिस्ट की तो आप समझ लीजिए कि हम कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड और जो प्रेजेंट डे मॉडर्न इकोनॉमी है, हम उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करें। और जब हम सब्सटेंटिविस्ट की बात करते हैं तो ये आपके रिलेटेड हो जाते हैं दोज नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये जो आज के इकोनॉमिक थ्योरीज है, हम ये पहले वाले सोसाइटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे जो एक्सचेंज सिस्टम होता था, दैट इज सच दैट नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन एज किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। और मतलब इनके हिसाब से, और आप अगर जनरल थ्योरी में भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि पहले आज के डेट में ऐसा थोड़ी है कि उसने 100 रुपये का नोट दिया एंड ही कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। पहले चीज़ें इस तरह से वर्कआउट नहीं करती थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके किनशिप बेस्ड होती थी, बहुत सारी चीज़ें आपके मैरिज को लेके भी काफ़ी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे। देन पॉलिटिक्स वाज आल्सो अ डोमिनेंट रोल। पॉलिटिक्स नॉट लाइक द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है ऑफ कोर्स, बट हाँ, उस टाइम पे भी एक टाइप ऑफ लीडरशिप एग्जिस्ट किया करती थी। और उस लीडरशिप को पाने के लिए लोग वेरियस मेथड्स अप्लाई करते थे, जो हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कि कैसे देयर वाज अ थ्योरी ऑफ अ बिग मैन, जो कुछ आइलैंड ग्रुप पे जो ट्राइब्स थे मेरिनीशियाज के, वो कैसे अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए लोगों में चीज़ें बांटा करते थे, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की इकोनॉमी होगी, क्योंकि आप किसी को कुछ दे रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू कॉल द इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं, इवन सपोज लाइक यू आर स्पेंडिंग सम ऑफ योर टाइम, इवन दो यू आर नॉट पेइंग फॉर द लेक्चर्स बट यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी एक इकोनॉमी प्ले कर रहा है। आई एम मेकिंग द लेक्चर, तो आई एम मेकिंग द लेक्चर इवन दो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मेरा लग रहा है, राइट। सो इन रिटर्न व्हाट आई एम गेटिंग काइंड ऑफ एन सेटिस्फैक्शन, यू मे से। तो ये भी एक टाइप की आप इकोनॉमी बोल सकते हो, दैट मे नॉट बी वेरी टेंजिबल बट इनटेंजिबल एज वेल, ठीक है। देन हम बात करें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की। सी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को ही स्टडी करना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं जो इंटरलिंकेजेस है। और जो ये एक टाइप ऑफ स्कोप है, इसमें भी ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है कि ओके दीज आर द थिंग्स दैट इज़ द वे यू कैन डिफाइन कि इतना ही इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है। और आज की डेट में जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजिस्ट के बीच में कुछ आप बोल सकते हैं डिबेट्स होती रहती है रिलेटेड टू दी स्कोप, तो वो किसके इर्द गिर्द घूमती है अगर हम देखना चाहें तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वेस्टर्न जनरेटेड कैटेगरी ऑफ एनालिसिस, देन क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू आप कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज किसी को हो सकता है कि जो पेंटिंग्स हैं, इवन द मॉडर्न पेंटिंग्स, ठीक है, हम मॉडर्न पेंटिंग्स की बात करें, अगर किसी को वो लग सकती है वाओ दिस इज सच अ मार्वलस पीस ऑफ आर्ट, और आप उसके लिए कुछ भी वैल्यू देने को तैयार हो जाए, बट फॉर समबडी इट्स जस्ट नथिंग, व्हाई वुड दे स्पेंड लैक्स ऑन टू दोज पेंटिंग्स एंड परचेजिंग दोज पेंटिंग्स। तो ये पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक वैल्यू किसी भी चीज़ की, दैट वी कैन नेवर मतलब दैट इज़ नॉट येट नोन और नॉट येट स्टैब्लिश्ड,
you can say. Then the question of history and connectedness between politics, कि पॉलिटिक्स और ये जो इकोनॉमी है इसके आपस में क्या एक रिलेशनशिप है, बिकॉज एज यू सॉ कि इकोनॉमी एक पॉलिटिक्स से भी रिलेट करती है और उसकी अपनी एक अलग पर्टिकुलर स्टडी हो जाएगी, तो हमें वो अभी हमारे सिलेबस के स्कोप से काफ़ी बाहर है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाते. देन द वेट ऑफ कल्चर इन इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि कल्चर क्या प्ले आउट करता है, तो ये सारी चीज़ें. तो आप बोल सकते हैं ये इन बेसिस के ऊपर देयर आर सर्वरल ब्रांचेस दैट यू कैन से कि आप उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, इनके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं दैट दीज आर द वेरियस स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. जैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सब्सटेंस सिस्टम, then anthropology of economic history, primitive economy, peasants economy, urban economy, entrepreneurship, business anthropology, economic holism and economic development. अब हम एक एक करके इन सारे स्कोप्स को ब्रीफली डिस्कस भी कर लेते हैं. हम एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सबसिस्टेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं. सी देयर विल बी अ काइंड ऑफ एन ओवरलैपिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सबसिस्टेंस सिस्टम की बात करें तो सबसिस्टेंस सिस्टम आपके प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी हुआ करता था, कहीं कहीं पे आपको ये रूरल सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, so there's a kind of an overlapping, but one thing that you should remember while writing this scope is the name of various thinkers, anthropologists, sociologists जो भी mentioned है. ठीक है, ये इनके नाम आपको लिखने हैं, that will fetch you marks. Then अगर हम बात करें सबसे पहले इस subsistence system की, तो subsistence system जो होता है it studies as a part of the socio-economic system, यानी कि आप सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि वो जो सोसाइटी है वो पर्टिकुलरली किस तरीके की है. ठीक है, अगर आप मान लीजिए हंटिंग एंड गैदरिंग या हॉर्टिकल्चर, पैस्टोरलिज्म किसी भी सोसाइटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो यू विल सी कि उनका जो एक प्रोडक्शन का स्कोप है उनको कितना चाहिए, बस अपने परिवार के लिए चाहिए. मान लीजिए परिवार में ये 4 लोग हैं, इनके 4 लोगों के पेट भरने लायक उनको चाहिए. ठीक है, या वो उसको बियॉन्ड दैट दे वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और दे वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, और दे वांट टू रीसेल इट, एनीथिंग. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया आपका. दूसरा इज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री. जैसे हमने बात करी थी इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की. इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का क्या होता है कि वो जो पिछली सोसाइटीज़ है, चाहे वो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की आप बात कर ले या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो भी हैं, उनकी अगर आप बात करें तो उसमें इवोल्यूशन किस तरीके से आया. और जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं वहाँ पे मॉर्गन का नाम ना आए तो ये हो नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि मॉर्गन ने ये जो सिंपल सोसाइटीज़ से जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एवोल्यूशन है इसके ऊपर काफ़ी बात करी है, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट हिम कि इन्होंने किस तरीके से बताया कि सोसाइटी में एवोल्यूशन हुआ इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. और ये एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, एवोल्यूशन ये जो आपके वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे चीज़ों में बदलाव हुआ. इवन यू कैन से ना कि आज के डेट में भी हम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टाइम पे आया था जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टीम इंजन ने चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर दिया था. ठीक है, उस टाइम पे जो चीज़ें शुरू हुई वो आज आपके डेट में देख रहे हैं कि हम 5G तक पहुंच गए हैं और ये इंटरनेट रेवोल्यूशन आ चुका है. तो किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं. ठीक है, एक आप कह सकते हैं आगे की तरफ जा रही है. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी के बारे में बात करता है. देन हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी की. प्रिमिटिव इकोनॉमी में भी अगर आप जो भी सिंपल सोसाइटीज़ की बात करें तो इसकी स्टडी आपके मैलिनोवस्की ने की थी, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कि इन्होंने भी कुछ ट्राइब्स थे उनके ऊपर स्टडी करी थी. मेलिनेशियन आइलैंड्स हो गया या ट्रिबोडाइड आइलैंड्स के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी. हम जब वो रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उस केस में हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे, तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं. ठीक है, तो और कौन कौन से थे, रेमंड फिफ्थ, इन्होंने भी प्रिमिटिव इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ कर रखी थी. तो ये देखते थे कि किस तरीके से प्रिमिटिव इकोनॉमी के अंदर जो अलग अलग रोल्स होते थे वो किस तरह से प्ले आउट करते थे, कैसे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ करता था, कैसे वो आपस में सोसाइटी में चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे या रेसिप्रोकेट करते थे. तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिमिटिव इकोनॉमी के स्कोप के अंदर आ जाएगी. ठीक है, देन हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पीजेंट इकोनॉमीज़ की. सी पीजेंट इकोनॉमी बोल ले चाहे आप वो रूरल एग्रीकल्चरिस्ट बोल ले, बोथ आर वन और द सेम. और इनकी स्टडीज़ किसने की थी, नास एंड फॉस्टर. तो इन्होंने पीजेंट इकोनॉमी को किया और उन्होंने देखा कि वो जो पीजेंट इकोनॉमी होती है दे आर बेसिकली पार्टली सेल्फ सफिशिएंट. मतलब कुछ चीज़ें तो होती हैं, जैसे आप किसान की ही बात कर ले. आज की डेट में अगर कोई किसान गेहूँ उगाता है तो वो कुछ गेहूँ अपने घर के लिए रख लेता है और जो उसके पास एक्स्ट्रा होता है, मैं छोटे किसानों की बात कर रही हूँ, ऑलराइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन हु हैज़ बिग फैट फार्म्स एंड ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु इज़ द स्मॉलर वन, या मार्जिनल फार्मर की भी आप बात कर ले. तो दे बेसिकली प्रिजर्व द थिंग्स फॉर देयर ओन फैमिली और मे बी फॉर द एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल. देन उनके पास जो सरप्लस फिर बचता है, ठीक है, ये जो सरप्लस उनके पास बच जाता है, दे सेल इट आउट टू द मार्केट. तो इस पे जो स्टडीज़ बेसिकली की गई हैं दैट वाज डन बाय नास एंड दैट यू कैन कैटेगराइज इन दी पीजेंट इकोनॉमी. देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अर्बन इकोनॉमी की बात करें. अर्बन इकोनॉमी में तो आप आज के डेट में
काफ़ी सारे चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्बन इकोनॉमी का स्कोप है ये अपने आप में एक टॉपिक ऑफ स्टडी बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रीफली समझना चाहें तो ये जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ है, चाहे वो माइग्रेंट हो, पुअर हो, जो कि अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं, ठीक है, उनको स्टडी करता है। ऑल्दो अर्बन इकोनॉमी यहाँ पे आपके माइग्रेंट्स और पुअर से है, लेकिन अर्बन इकोनॉमी का अगर आप थोड़ा सा स्कोप और वाइडन करना चाहें तो इसमें जो आपकी मॉडर्न डे इकोनॉमी भी होती है वो भी प्ले आउट कर जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे अर्बन मेंशन है तो मॉडर्न डे इकोनॉमी जस्ट नॉट अर्बन, ये बहुत सारी सोसाइटीज़ जो आज की डेट में भी हैं उनको कवर करती है। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट जनरलाइज इट। अगर हम कुछ लोगों की बात करें जिन्होंने स्टडी करी थी, सैलिन, बॉनन, पॉलियानी, कार्ल पॉलियानी ने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्टडी करी थी वो भी आपकी अर्बन इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं आप उसको काउंट कर सकते हैं। देन बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी। बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, इट एनालाइजेज द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंपनी, समटाइम्स कैरिंग आउट कल्चरल ऑडिट्स, कि एक कंपनी जो काम कर रही है, ठीक है, उसमें किस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं ताकि जो आपके इफ़िशेंसी है वो मेंटेन रहे। इन सारी चीज़ों को स्टडी करती है आपकी बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एक बिजनेस को वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए बस एक वो मैकेनिकल वे में नहीं चल सकता। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वर्कआउट करनी पड़ती है। अगर आप मान लें कि जो लेबर यूनियंस है, आप उनकी स्टडीज़ को भी इस बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो लेबर यूनियंस नाराज़ हो गए तो शायद आपकी जो कंपनी का काम है उतने ठीक ठाक तरीके से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम उनके जो सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखें। ऑलराइट, अब अगर आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहें, दैट मे बी लाइक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब 1857 की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे यू मे नो कि मंगल पांडे और जो बाकी ट्रुप्स थे, उनको बोला गया था दैट दे हैव टू यूज सर्टन काइंड ऑफ एन पिग फैट और काउ फैट, जो जिस टाइप का मिसकंसेप्शन उस समय फैलाया गया था। तो ये क्या था, उनके कल्चरल एस्पेक्ट से नहीं, उनके रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। दैट इज़ वाई दे रिवॉल्टेड। अगर इस चीज़ का पहले से ख्याल रख लिया जाता तो हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ें ठीक तरीके से वर्कआउट करती। क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल इसलिए देके बोल रही हूँ बिकॉज आर्मी भी एक तरीके का बोल सकते हैं वो इकोनॉमी ही तो प्ले आउट कर रही है, ठीक है। बिकॉज किसी जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन आर्मी को खड़ा किया था, और उस आर्मी को खड़ा करने के लिए दे वर पेइंग सम सॉर्ट ऑफ सैलरी टू देम, दे वर गिविंग फूड टू देम। तो ये जो सारी चीज़ें उनको जब दे रहे थे तो ये कहीं ना कहीं एक आप उसको कह सकते हैं इकोनॉमी तो वर्कआउट कर रही थी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप मेंशन कर सकते हैं, और जो नेम एज आई टोल्ड यू कि आपको मेंशन करने ही हैं, तो एनी वीबर, ब्रायन, हेडरिच, सोया, ये कुछ आप नेम्स मेंशन कर सकते हैं। एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू नो कि इन्होंने एक एक ने क्या किया था स्पेसिफिकली, बिकॉज हम जो यहाँ पे बात करें हम तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बात करें, बट हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं इस पर और ज़्यादा रिसर्च, बट आई वुड सजेस्ट कि वो एग्जाम के बाद करें, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो ये आपके एंटरप्रेन्योर इन प्रिमिटिव, पीजेंट और इंडस्ट्रियल, सारी ही सोसाइटीज़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको जो स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें इसको समझना आता है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो सोसाइटी की कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं एंड देन दे ट्राई टू फिगर इट आउट एंड गिव सम काइंड ऑफ एन सोल्यूशन। अगर आप बात करें कि ओला उबर जो भी हैं आपके, ठीक है, ओला उबर भी एक टाइम पे किसी एंटरप्रेन्योर ने शुरू किए थे, ऐसा तो था नहीं, ये कंसेप्ट सदियों से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। इन सम ऑफ द अदर फॉर्म इट मे बी देयर, बट आप आज के डेट पे की जो हम बात करें तो इन्होंने देखा कि अच्छा सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ कार, मे बी चाहे उनको बजट कंस्ट्रेन हो या स्पेस कंस्ट्रेन हो, उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ को नोट डाउन किया एंड दे ब्रिंग आउट कि आप कार भी रेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये कैसे होता है, सोशल कंटेक्स्ट में होता है। वो ये भी तो देखेंगे कि अच्छा उन्होंने ओला उबर शुरू करना है तो वो कहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब वो जाके बिहार के किसी ऐसे गांव में शुरू कर दे जहाँ पे लोग अपने गांव से भी बाहर नहीं जाते, तो ओला उबर का तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है, दैट यू कैन काउंट अमंग्स द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और कुछ जो स्टडी जिन्होंने किया था उनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक हॉलिज्म की। सी जब हॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो इसके अंदर नेम है दैट इज़ वाई आई हैव रिटन देम इन बोल्ड, क्योंकि ये जितने भी आप यहाँ पे मेंशन देख रहे हैं ना नेम्स, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इनके बारे में अगर गूगल आउट करेंगे थोड़ा बहुत तो दैट में लाइक यू नो हेल्प यू इन राइटिंग द आंसर। और लेकिन बाकी अभी जिस इतने पहले हमने डिस्कस किए उनके एक करके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में लिखा हुआ है, बट हाँ आप चाहे तो इनके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं, दैट यू कैन इंक्लूड। देन अगर हम फॉर्डे की बात करें तो इन्होंने एग्जामिन किया था इकोनॉमी इन रिलेशन टू हैबिटेट एंड सोसाइटी। देन इवन पिचर्ड ने
एनालाइज किया था इंटर रिलेशन ऑफ न्यूअर इकोनॉमी एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। सी न्यूअर के ऊपर एक स्टडी की गई थी, ठीक है, न्यूअर एक टाइप के ट्राइब्स थे, इनके ऊपर स्टडी की गई थी। इसका भी एग्जांपल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए आप याद कर सकते हैं कि न्यूअर इकोनॉमी पे जो स्टडी करी हुई थी दैट वाज बाय इवन प्रिचर्ड, जिन्होंने उनके लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था। देन मैलिनोवस्की ने मैजिक और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ट्रोबोडाइडर इसके ऊपर स्टडी करी थी, जो हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा। देन फ्रीड जो थे, ही शो हाउ इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ आर इंटरवोवन विद ईच अदर। सी एज यू कैन सी यहाँ पे आपका ये रिलीजन और मैजिक भी आ गया, पॉलिटिकल लाइफ भी आ गया, ये लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट भी आ गया, हैबिटेट भी आ गया। दैट इज वाई से कि ये हॉलिस्टिक मैनर में स्टडी कर रहा है। अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग वे से स्टडी किया। सो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक हॉलिज्म इज ऑन दैट पॉइंट। देन रपॉर्ट और जो सैलिन थे, दे स्टडीड इंटर रिलेशन ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड इकोनॉमी, मोरलेस, जो आपके मैलिनोवस्की ने भी किया था। देन बोनन जो थे, इन्होंने एनालाइज किया था कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ किनशिप एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इनको एक एक करके डिटेल में देख सकते हैं, ऑलराइट। और क्योंकि ये जो आपका बेसिकली स्कोप है, ये एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑल्दो अभी तक तो यूपीएससी ने इस तरीके के अंदर जाके नहीं पूछा है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट यू मे नेवर नो। देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज डिजाइंड फॉर इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम टू इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो प्रेजेंट डे इकोनॉमी देख रहे हैं, वेयर द इकोनॉमी इज जनरली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो आप इसके अंदर अकाउंटेबल मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रख के चलाई गई हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या, अगर आप मान कर ले पीएम किसान योजना की, ठीक है, अगर हम पीएम किसान की बात करें तो पीएम किसान में भी सरकार क्या कर रही है, पीएम किसान के अंदर भी द गवर्नमेंट इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ कैश टू द फार्मर्स। और वो कैश क्यों दिया जा रहा है, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। सबसे पहले तो ये कि अगर फार्मर के हाथ में कुछ पैसा होगा तो वो शायद उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर पाए इन टर्म्स ऑफ हिज ओन फैमिली, या अगर वो खेत के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए यूज़ कर पाए। ऑल्दो वी वोंट गो इनटू डिबेट कि ये 6,000 काफ़ी है या नहीं, ठीक है, बट हाँ यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लिख सकते हैं। देन कंक्लूजन की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपने स्कोप लिख दिया है तो आपको एक कंक्लूजन भी देना ज़रूरी है अगर आपसे पूछा जाए तो। देन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो होती है बेसिकली यहाँ पे सब्सटेंटिविस्ट और जो फॉर्मल अप्रोचेज है स्टडी के, दे स्टडी द डायनेमिक एंड द स्टैटिक बोथ द अप्रोचेज ऑफ द प्रिमिटिव, पीजेंट एंड द अर्बन सोसाइटीज। Thus, economic anthropology has acquired vast scope and has developed in the past 6 decades. तो दिस बेसिकली समराइजेस कि क्यों इतना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी जो हमने देखा है वो तो हमने काफ़ी टच अपॉन किया है बेसिकली। अगर आप इसको और भी डिटेल में जाए तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अपने इतना याद रखना है, दैट इज़ वाई यू कैन कंक्लूड विद दिस थिंग्स, ठीक है। अगर हम अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, सी ऑल्दो आपके सिलेबस के अंदर मीनिंग जानना है, स्कोप जानना है, जो हमने दोनों कवर कर लिया है, देन हम आगे रेलेवेंस पढ़ेंगे, बट इस बीच आपको अप्रोचेस भी अगर आप जान लें और इफ़ यू कैन फिट इट समवेयर, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो दैट वुड बी गुड। तो बेसिकली दो सिंपल से अप्रोचेस हैं, वन इज़ अ सोशल कंटेक्स्ट और दूसरा कल्चरल कंटेक्स्ट में। जब हम सोशल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो सोशल कंटेक्स्ट में आपके बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में आपकी प्रेफरेंस किस जेंडर को दी जा रही है फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन वर्क, दैट यू कैन कंसीडर अंडर द सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट डे की बात करें, प्रेजेंट डे में आप मान लीजिए देयर इज अ जॉब ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, अ सिक्योरिटी गार्ड हु हैज़ टू वर्क फॉर लाइक 12 आवर्स, से फॉर एन एग्जाम्पल, सो ही इज़ वर्किंग फॉर 12 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। तो इस केस में हम सोशल कंटेक्स्ट ये देखेंगे कि यहाँ पे यू कैन नॉट डिप्लॉय फीमेल, ठीक है, इन जनरल वे, ऑल्दो यू कैन डिप्लॉय, बट हाँ आप जनरली देखेंगे जो प्रेफरेंस डे टू डे दी जाती है वो मेल्स को दी जाती है फॉर सच अ काइंड ऑफ एन जॉब प्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पे आप सोशल कंटेक्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आपके अलग अलग रीजन वाइज दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड में अगर किसी हाउस होल्ड में कितने कंप्यूटर होंगे, क्या होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें आपके सोशल कंटेक्स्ट के अंदर आप एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं। देन अगर हम कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो कल्चरल कंटेक्स्ट में सी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट में आपके ये भी इकोनॉमी प्ले आउट करती है कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी टेंजिबल चीज़ के बारे में बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट, तो आर्ट की अगर आप बात करें तो कुछ आर्टिस्ट को आप देखेंगे, if you are interested in art, कि they do not wanted to sell their art to anyone for that matter, even though उसके लिए उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हो, 1 करोड़ रुपए मिल रहे हो, they do not wanted to
शेयर दैट बिकॉज दे फील कि जो उनकी आर्ट है अगर उनको कोई उसका कद्रदान नहीं मिलेगा तो दे वोंट दैट वोंट बी जस्टिफाइड. तो दैट यू कैन कंसीडर एज द कल्चरल कंटेक्स्ट. यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं ये सारी चीज़ें इनके लिए पैसों से ज़्यादा वो जो चीज़ के वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द एप्रिसिएशन और इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल एस्पेक्ट यू कैन से बेसिकली. तो वो उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है ना कि ये पैसे. ठीक है, तो आप इसको उसके अंदर देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चरल कंटेक्स्ट. देन हम बात कर ले अगर रेलेवेंस की, जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. तो सी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की रेलेवेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. जब हमने आर्कियोलॉजी की बात करी थी तो देयर वी केम टू नो कि कैसे जो इकोनॉमी की इकोनॉमी एंड सॉरी आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी जब दोनों इकट्ठे मिल के आते हैं तो कैसे आप बहुत सारे सोशल कंटेक्स्ट में भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. से फॉर एन एग्जांपल अगर किसी फॉसिल की डिस्कवरी की गई अफ्रीका में तो एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होगा, सिंपली एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो उसको वहाँ पे एक्सकेवेशन करेगा बट ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड विद वेरियस अदर थिंग्स दैट मे पॉइंट आउट टुवर्ड्स द सोशो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ चीज़ें फाइंड आउट की गई तो उसके क्या कल्चरल एस्पेक्ट हो सकते हैं. अगर मान लीजिए कि वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की फिगर फाइंड आउट की गई तो उस डांसिंग गर्ल ने कितने बैंगल्स पहने हैं, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, उसके कपड़े कैसे हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो एक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितना स्ट्रेस आउट करेंगे उतना एक आर्कियोलॉजिस्ट शायद ना करे. ठीक है, सिमिलरली जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप बात करें, जो एक इकोनॉमिस्ट चीज़ें करता है वो शायद आपके मतलब जो आपके स्टडी से रिलेटेड है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के, वो उसको जस्टिफाई ना कर पाए. दैट कैन बी डन बाय द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे जो इकोनॉमिक थ्रेड है दैट इज रिलेटेड टू द कल्चर और वो किस तरीके से प्ले आउट करता था इन दी प्रीवियस सोसाइटीज़ और इवन इन द प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ जो आज के डेट में अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं. जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं जो आज भी आपके प्रेजेंट डे मॉडर्न डे से वो बिल्कुल उनका आदान प्रदान नहीं है, जो अलग रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं. उनके बारे में भी अगर आपको कुछ जानना है तो देयर यू कैन यूज़ दिस इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, जो कि आज के जो मॉडर्न डे इकोनॉमिस्ट है उनके बस की बात नहीं है. और जो प्रेजेंटली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है इट्स मूविंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंसेप्चुअल इकोनॉमिक डोमेन. मतलब जो प्रेजेंट डे इकोनॉमिक कंसेप्ट है उनसे थोड़ा अलग हटके इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी काम करता है. ठीक है, and on the other hand the ideas of the worldwide connectedness system of provisioning, relation of production, culture of consumption, labor migration etc need to be taken into account when you are talking about the economic anthropology. कि बहुत सारी चीज़ें होती है. अब मान लीजिए कोई एक सर्टन एथनिक ग्रुप है, वो सर्टन एथनिक ग्रुप एक जगह से दूसरे जगह, हम देखते हैं कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, बट यू विल सी कि देयर आर डिसेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स who are going to these Middle East countries, but you won't find कि बहुत सारे वहाँ पे अदर जो रिलीजन ग्रुप के हैं वो भी जा रहे हैं, although they go, but हाँ आप जनरली जो सोसाइटल प्रेफरेंसेस देखेंगे वो आप देखेंगे कि ओके दुबई जा रहा है तो हो सकता है केरला के कुछ लोग हैं वो दुबई जाके बसना ज़्यादा पसंद करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट पंजाबीज़ तो पंजाबीज़ आप देखेंगे वो कनाडा बहुत ज़्यादा जाते हैं. तो देयर आर सर्टन थिंग्स रिलेटेड टू द माइग्रेशन और ये सारे वर्क रिलेटेड थिंग्स जो कि आपके सोशल कंटेक्स्ट से जब आप उनको जोड़ के देखते हैं तब यू रियलाइज कि ओके इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. मे बी दे फाइंड सम सिमिलर काइंड ऑफ एन कल्चर्स आउट देयर, दैट इज़ वाई दे प्रेफर गोइंग एंड वर्किंग आउट देयर. क्योंकि बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं इंसान के, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसके कलिनरी प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके अपने कुछ किनशिप रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, और एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिलीजियस भी हो सकता है, प्ले आउट कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन से कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है एंड दैट इज़ वाई द रेलेवेंस बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन रिलेटेड टू दी फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट की जो डिबेट है उसको लेके शुरू करें, हमें एक बैकग्राउंड समझ लेने की काफ़ी ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप बैकग्राउंड समझ लेंगे थिंग्स विल बिकम मच ईजियर एंड कॉम्प्रहेंसिबल. ठीक है, सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है अबाउट द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी टिल 1920s तक ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, और जैसा हमने पहले भी बात किया था लाइक मेलिनोव्स्की ने काफ़ी इस चीज़ पे स्टडीज़ करी थी एंड ही वाज द वन हु फर्स्ट केम अप विद इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई. तो इनके हिसाब से जो इन्होंने कुछ स्टडीज़ करी थी, जैसे इन्होंने पापुआ न्यू गिनिया के कुछ आइलैंडर्स, ट्रोबेडाइड आइलैंडर्स को स्टडी करा था और उन्होंने वहाँ पे कंसेप्ट देखा था ऑफ कुला रिंग. ठीक है, कुला रिंग एज अ केस स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो उन्होंने जब ये कुला रिंग का कंसेप्ट देखा तो देन ही कंक्लूडेड कि दिस इज़ नॉट व्हाट द इकोनॉमी स्टडी इन दी लाइक क्लासिकल इकोनॉमी में जो हम स्टडी करते हैं वो उस पर फिट नहीं बैठता है द कंसेप्ट दैट दे वर फॉलोइंग. ठीक है, तो इन्होंने
इस चीज़ पे एम्फोसिस किया दैट इट हैज़ टू बी लुक्ड एंड टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हमें इसे अलग तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज जो हम एक इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है दैट हैज़ नथिंग टू डू डायरेक्टली विद दिस सोसाइटी, ठीक है, और वो हम सोशली और कल्चरली चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, वहाँ पे अलग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सारी चीज़ें वर्क करती है। ऑल्दो हम इकोनॉमिक थ्योरी न्यू क्लासिकल एंड क्लासिकल इन सब में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप जान लीजिए कि वो जो प्रेजेंट डे या मॉडर्न जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था दिस कोलारिंग, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वहाँ पे जो सोशल स्टैचर होता है आपका, दैट वॉज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन अगर आप आज के डेट में भी देखें कुछ केसेस में, फॉर एग्जाम्पल कि जो हम कुछ लैविश फंक्शंस देखते हैं, चाहे वो मैरिज फंक्शंस हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गई, पीपल डू इट मोर ऑफन टू शो देयर वेल्थ, टू शो देयर सोशल स्टैचर, कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ओके दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग। अगर हमने मान लीजिए 1500 रुपये के प्लेट्स का खाना रखवाया, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाएगा इन कंपेयर टू वन हु इज हैविंग अ 500 रुपी वाला प्लेट। तो ये क्या है, अपने आप को शो ऑफ करने का एक जरिया है, ठीक है। तो मालिनोवस्की का मानना था कि ये जो आइलैंडर्स थे वहाँ पे इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो जिसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, इट ओनली नॉट ओनली कन्फाइड टू द मटीरियल वांट, ठीक है, बट embraced much more as a gain in terms of enhanced social prestige। ये सोशल प्रेस्टीज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, ठीक है। और ये जो बाउंड्रीज है बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अदर एस्पेक्ट्स लाइक रिलीजन एंड अदर थिंग्स, दे वर इंटरलिंक्ड एंड ओवरलैप्ड, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे उसमें, कुछ रिलीजियस पर्सपेक्ट भी होते थे, कुछ सोशल भी होते थे, कुछ कल्चरल भी होते थे, और इन सब के वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता था। और मेलिनोवस्की की जो अप्रोच है इसे आगे चल के हम सब्सटैंसिविस्ट पोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि मेलिनोवस्की वाज द वन हु केम अप विद सच अ थ्योरी एट फर्स्ट। देन आफ्टर मेलिनोवस्की कार्ल पॉलियनी, रिमेंबर हमने पहले भी इनके बारे में बात की है, तो इन्होंने अपना एक फेमस वर्क था इनका, दैट इज नोन एज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यू शुड रिमेंबर दिस नेम, और कार्ल पॉलियनी का भी याद रखेंगे। तो इन्होंने बेसिकली दो तरीके से इकोनॉमी को मीनिंग्स बताई थी। तो इनका मानना था जो सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स है, जैसे आपके प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कैटेगराइज होते हैं एज दी सब्सटेंटिव। और जो आपकी फॉर्मलिस्ट वाला है उसके अंदर आपके जो चॉइसेस होते हैं, जो लॉजिक्स लगाते हैं आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के पीछे, दैट कम्स अंडर दिस। और इनके हिसाब से ये जो फॉर्मलिस्ट वाला अप्रोच है दैट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न मार्केट सोसाइटी, ना कि प्री मार्केट, यानी कि प्रिमिटिव लोगों में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे टाइप के, वो लॉजिकल रेशनल चॉइसेस नहीं बनाते हैं, ये आपके प्रेजेंट डे फेनोमेना ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इनके चीज़ों को सिंपल एक समझना चाहें किसी एग्जाम्पल के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि इनके हिसाब से जो मैन है, ठीक है, ही वैल्यूज़ मटीरियल गुड ओनली इन सो फार एज दे सर्व दिस एंड। इसका ये मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और वो वॉशिंग मशीन आपने 4-5 साल यूज़ कर ली, और उसके बाद 4-5 साल यूज़ करने के बाद आपको उस मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हो सकता है उसने शोर करना शुरू कर दिया, हो सकता है वो कपड़े अच्छे से साफ़ ना करी हो, तो इवेंचुअली आपका जो उससे एक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, यू विल मूव टुवर्ड अ न्यू ब्रांडेड वन, ठीक है, और आप उसको लेंगे, और आपकी जो पुरानी मशीन है यू हैव नो सच अ काइंड ऑफ एन थिंग्स टू डू विद इट। और इसी तरीके से जो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि वो अब मशीन, आप नई मशीन भी ले रहे हो, तो आपको क्या मतलब है कि ओके ठीक है मेरी नई मशीन है, वो IFB की है, वर्लपूल की है, सैमसंग की है, आप अपने हिसाब से चॉइस करेंगे, लेकिन वो बनाई कहाँ गई है, उसको बनाने के पीछे कितने लोगों का हाथ है, वो किस कंडीशंस में बन के आई है, इन सब चीज़ों के पीछे आप ध्यान नहीं देते। व्हाट यू आर कंसर्न विद इज़ द एंड प्रोडक्ट ओनली, यानी कि आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज़ में जाने में या देखने में, आप बस उसके पोजीशन को लेके ज़्यादा कंसर्न होते हैं। और जो लेकिन ईच सिंगल स्टेप जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज गियर टू अ नंबर ऑफ सोशल इंटरेस्ट विच एवेंचुअली इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड स्टेप इज टेकन। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने वो फैक्ट्री लगाई होगी तो दैट वाज बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट, बिकॉज दैट पर्सन वांटेड टू अर्न, वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस, और उसने वहाँ पे किसी लोगों को, मान लीजिए L1 L2 इतने सारे लेबर्स जितने भी हैं, इनको वहाँ पे काम पे रखा बिकॉज ही हैज़ सम इंटरेस्ट। तो इवेंचुअली एक के बाद एक इंटरेस्ट लाइंड अप होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है जो कि आपको सर्व कर रहा है, आपको उससे चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। ऑल्दो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में मत लिख दें। सो यू कैन से टिल 1970s तक का जो टाइम पीरियड था, सो दैट पीरियड वाज डिवाइडेड इन बिटवीन ये आपके फॉर्मलिस्ट और ये जो सब्सटैंटिविस्ट है इनकी डिबेट में, ठीक है। मतलब दो खेमे आप कह सकते हैं, दो डिविजन्स थे
कुछ लोग इसे फॉर्मलिस्ट को सपोर्ट करते थे एंड समवेयर इन फेवर ऑफ सब्सटेंटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये फॉर्मेलिस्ट और सब्सटेंटिविस्ट, जो अभी तक हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, आगे हम और डिटेल में भी देखेंगे। तो जो फॉर्मेलिस्ट का मानना था, उनका ये मानना था कि जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, उनके द्वारा आप सोशल रिलेशंस को स्टडी कर सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लेकिन जो सब्सटेंटिविस्ट का मानना था कि जो रेशनल चॉइसेस होते हैं वो आपके सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ जो होती है उनमें एग्जिस्ट करते हैं, ना कि नॉन इकोनॉमिक सोसाइटीज़ में, ठीक है। और वही चीज़ आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो पहले वाला टाइम पीरियड था, वहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो सब्सटेंटिविस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, दे आर सेइंग इट वाज डोमिनेंट। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है वो डोमिनेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट बीइंग presented out here. नाउ अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि ये जो डिबेट था बिटवीन द फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट, तो ये कौन कौन सी बेसिस पे था, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों पे था। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो बैकग्राउंड जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट इन राइटिंग पर्सपेक्टिव। आपको एग्जाम में आंसर के लिखने के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, आपको जस्ट उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ज़रूरत है कि अच्छा अचानक से हम क्यों बात करने लगे, ठीक है। और अगर हम डिबेट की बात करें तो इस डिबेट का जो एक सेंट्रल आप कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन था, वो ये इस्टेब्लिश कि लॉ ऑफ जो इकोनॉमिक है क्या वो यूनिवर्सल है या नहीं। ऑल्दो इसके अंदर भी आपके बहुत सारे सब पॉइंट्स हम वो देखेंगे कि कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये विवाद छिड़ा हुआ था। तो फॉर्मलिस्ट जो थे उनका मानना था दैट द इकोनॉमी इज द साइंस एंड दैट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इन द इकोनॉमिक रेशनैलिटी इज अ बेसिक लॉ, यानी कि वो मान रहे हैं कि जो भी चॉइसेस आप बनाते हैं, चाहे वो आपके प्रेजेंट डे सोसाइटी में हो या प्रिमिटिव में, इट इज़ बेस्ड अपॉन दी रेशनैलिटी, ठीक है। पीपल चूज व्हाट इज बेस्ट टू देयर इंटरेस्ट एंड रिजेक्ट व्हाट इज नॉट, ये मानना था फॉर्मलिस्ट का। एंड दिस परमिट कंपैरिजन टू बी मेड बिटवीन रेडिकली डिफरेंट कल्चर्स। लेकिन जो सब्सटेंटिविस्ट थे, इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ इकोनॉमिक है, स्पेशली द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक ऑफ रेशनैलिटी, वो आपके कल्चर में ज़्यादा एम्बेडेड होता है। आप कल्चर के, आपके कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हो, वो ज़्यादा हावी होता है इन मेकिंग द चॉइसेस, ठीक है, ना कि आपके लॉजिक और रेशनैलिटी। एंड डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ एक्सचेंज ऑपरेट डिफरेंटली इन वेरियस सोसाइटी। क्योंकि ये सब्सटेंटिविस्ट कौन थे, ये मैलिनोव्स्की वाला जो साइड था वही था। और मैलिनोव्स्की ने जो खुला रिंग में स्टडी किया था, ये थोड़ा बहुत आप उसके एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट एटीट्यूड टू एक्सचेंज एंड वर्क एंड डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज अटैच टू द सेम गुड इन डिफरेंट सोसाइटीज़। हो सकता है किसी सोसाइटी में लाइक काउस का एक अलग महत्व होता है, किसी सोसाइटी में उसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एक ही पर्टिकुलर चीज़, अ काउ इज कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट कमोडिटी और टू डिफरेंट पर्पसेस इन टू डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज़, ठीक है। तो अब ये जितनी भी डिबेट थी, इसको जैसे कि हमने बोला कि यूनिवर्सल लॉ है यानी इकोनॉमी, उसको स्टैब्लिश करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये 3 पार्ट्स को हम अलग अलग देखेंगे कि फॉर्मलिस्ट का क्या व्यू पॉइंट था एंड सब्सटेंटिविस्ट का क्या व्यू पॉइंट था। पहला है आपका कंसेप्ट ऑफ इनसफिशियंसी, स्कैर्सिटी एंड चॉइस। देन हम टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड देन एट द एंड मार्केट, मनी एंड ट्रेड। और इन सबको डिस्कस करने के बाद हम क्रिटिसिजम्स देखेंगे कि कौन कौन से क्रिटिसिजम्स दोनों के लिए दिए गए हैं। एंड एट द एंड विल एंड द डिस्कशन विद द कंक्लूजन, ठीक है। तो एक एक करके आइए हम देख लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द डिबेट, आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू पता होना चाहिए बिटवीन द सब्सटेंटिविज्म एंड फॉर्मेलिज्म। एंड ये याद रखिए दैट सब्सटेंटिविज्म की जब हम बात करते हैं या फॉर्मेलिज्म की बात करते हैं, ISM जहाँ पे लगा हुआ हो, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट। और जहाँ हम सब्सटेंटिविस्ट की बात करते हैं, फॉर्मेलिस्ट की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट्स दिए थे, उनके नाम पता होने ज़रूरी है। मैलिनोव्स्की, पॉलियानी, डाल्टन, श्रिल, पॉल बर्नन, ये सारे आपके सब्सटेंटिविज्म के अंदर आएंगे। देन फॉर्मेलिज्म का कंसेप्ट जिन्होंने दिया था, दैट वाज रेमंड फिट, हैरकोविट्स एंड बर्लिंग्स, ठीक है। ये नाम आपको याद होने चाहिए। देन सब्सटेंटिव का जो कंसेप्ट था, ये आपके प्रिमिटिव सोसाइटी हो जाए, पीजेंट्स हो जाए, या एडवांस इकोनॉमी, सभी जगह एप्लीकेबल हो सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। बट जो आपकी ये फॉर्मेलिज्म वाला कंसेप्ट है, इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल ओनली टू द एडवांस्ड सोसाइटीज़, ठीक है। और ये प्रॉपरली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सब्सटेंटिविज्म की मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दे आर नोन एज सब्सटेंटिविस्ट। सेम गोज विद फॉर्मलिस्ट। तो दिस इज अ वेरी लाइक इजीली अंडरस्टैंडेबल ओवरव्यू, जो कि आपको आंसर के शुरुआत में लिखना ही लिखना है इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द डिबेट।
देन हम आ जाते हैं अब जो हमारे तीन बोन ऑफ कंटेंशंस थे। पहला तो आपका है कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंसी, स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसमें सब्सटैंटिविज्म और फॉर्मेलिज्म के क्या क्या व्यू पॉइंट्स थे, और ये व्यू पॉइंट्स ऐसा नहीं है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले, इनके अपने व्यू पॉइंट्स की हम बात करें, ठीक है। ये आप ऐसा मत समझ लेना कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू है हर जगह, ये इनके अपने व्यू पॉइंट्स है, उसी तरह से आपको एज इट इज प्रेजेंट करना है। आई हैव रिटन इट इन अ टेबल फॉर्मेट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड और सी। तो सबसे पहले अगर हम सब्सटैंटिविज्म की बात कर लेते हैं एक एक करके, तो सब्सटैंटिविज्म के केस में इनका कहना था कि स्कैरसिटी इज अ सोशली डिटरमाइंड कंडीशन, ठीक है। कि आपको हो सकता है आपके पास रोटी कपड़ा और मकान हो, लेकिन इवन दो यू सॉ योर नेबर्स हैविंग सच अ लग्जूरियस कार और दे आर हैविंग 2 BHK डुप्लेक्स, तो यू फाइंड कि ओके कि उनका जो रहन सहन है, उनका जो स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट इज मच बेटर देन यू एंड यू वांट मोर। सो इनका ये कहना था ये सोशली डिटरमाइंड है, ठीक है। और ऑल्दो ये सब्सटैंटिविज्म आपके जो एप्लीकेशन होगा ये पीजेंट एडवांस किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देन फॉर्मेलिज्म की अगर बात करें तो इनका मानना था कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स, कि इंसान की चाह ही कभी ख़त्म नहीं होती। आपको कभी आपके माँ बाप ने ज़रूर कहीं बोला होगा मे बी कि अच्छा कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, तुम्हारी तो डिमांड्स ही नहीं ख़त्म होती हैं, राइट। ऑल्दो whatever the example that I'm telling you, do not write it in the examination. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल द थिंग्स ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होगी। Then substantivism का और भी माना था that scarcity prevail in a society which places greater value on material acquisition relative to other goal attainment, कि अगर आपको मटेरियली चीज़ों को एक्वायर करना ही आपका एक मान लीजिए गोल है, तो आपको हमेशा कोई ना कोई कमी खलती ही रहेगी, ठीक है। आप इसको बुद्धा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बुद्धा वॉज लाइक ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ मॉन्क, और वो एक किंग फैमिली से बिलोंग करते थे। इफ़ ही वांटेड ही कुड हैव स्टेड एंड लिव्ड अ लैविश लाइफ, ठीक है। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो एज अ मॉन्क बाहर निकल गए एंड ही ट्रैवल्ड अक्रॉस, और उन्होंने अपना पूरा जीवन वैसे ही बिताया। लेकिन वो उन्होंने वैसा क्यों किया? बिकॉज उनके लिए जो अदर गोल अटेनमेंट था, like in his case the nirvana was of paramount importance than any other material acquisition, चाहे वो उनका पैलेस हो या किसी भी तरह की धन संपत्ति हो, ठीक है। तो वो आप उस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। देन फॉर्मेलिज्म का मानना था दैट मीन्स टू सेटिस्फाई देम इज लिमिटेड देयरफॉर स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल, कि आपकी मीन्स बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, बहुत सारे वांट्स होते हैं लोगों के, लेकिन उनको जो सेटिस्फाई करने की चीज़ें हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, इसीलिए स्कैरसिटी प्रिवेल करती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एज यू कैन सी, कि स्कैरसिटी ऑफ गुड्स कब होगी? जब आपकी रिसोर्स लिमिटेड होंगी और डिमांड्स जो है वो अनलिमिटेड होंगी। डिमांड्स बोल लीजिए या वांट्स बोल लीजिए, वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। देन यू विल फील कि ओके देयर इज अ स्कैरसिटी। अदरवाइज तो गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मान लीजिए यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं डिमांड्स हो, अगर 5 लोगों की डिमांड है और यहाँ पे कोई 5 गुड्स एंड सर्विसेज है और ये डिमांड्स भी 5 ही लोगों की है, तो यहाँ पे क्या इसको स्कैरसिटी फील होगी? नहीं होगी, बिकॉज 5 = 5 कोई भी स्कैरसिटी नहीं है, एवरी वन विल बी हैप्पी। तो यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड वांट भी है और अनलिमिटेड वांट है, तो इसीलिए उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगी, इसीलिए स्कैरसिटी हमेशा किसी ना किसी चीज़ की होगी ही होगी। सिमिलरली और भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए थे, एक दो और हम देख लेते हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया, इफ देयर इज नो स्कैरसिटी देयर विल बी नो नीड फॉर इकोनोमाइजिंग। तो अब देखिए स्कैरसिटी अगर होगी नहीं, मान लीजिए आपको जो भी चीज़ें जितनी भी चाहिए उतनी अवेलेबल है आपके पास इजीली, तो आप क्या उसको इकोनोमाइज़ करोगे? आप बोलोगे ठीक है इतना चलता है, अगर मेरे पास ये है तो मुझे इसमें कटौती करने की क्या ज़रूरत है, या मुझे बचत करने की क्या ज़रूरत है, इकोनोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज के डेट में आपको जो पानी अवेलेबल है, ठीक है, पानी या तो आप आरओ से लेते हैं या आपको पानी खरीद के पीना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए वेर यू हैव टू परचेज द बॉटल एंड दैट कॉस्ट यू 50 रुपीज़, ठीक है। और आप जब अपने घर पे होते हैं तो वो पानी तो आपको फ्री में अवेलेबल होता है, लेकिन जब आप गए तो आपको 50 रुपये एक बॉटल के लिए पे करना पड़ रहा है। और जब आप घर में होते थे तो आप कई बार आपने एक गिलास पानी लिया, आपको पीने का मन नहीं हुआ, आपने उसे फेंक दिया, ठीक है, यू काइंड ऑफ एन वेस्टेड इट। लेकिन जब आपको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है तब आपको एहसास हुआ कि उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, एंड देन यू स्टार्टेड इकोनोमाइजिंग, ठीक है। आपने वो एक बॉटल पानी उसको फिर से ढक्कन लगा के रख दिया। सो एंड सो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्कैरसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, लिमिटेड रिसोर्स रहेगा, अनलिमिटेड वांट्स होंगी, और स्कैरसिटी होगी तो हम इकोनोमाइज करेंगे, तब हम चॉइसेस लेंगे, ठीक है, चॉइसेस बनाएंगे। उसी तरह से फॉर्मेलिज्म का ये कहना था दैट मस्ट बी मोर देन वन यूज टू द मीन्स एंड मोर देन वन एंड ऑर्डर इन द सीक्वेंस एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये सारे आपके कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंसी एंड स्कैरसिटी एंड चॉइसेस के अंदर आप लिख सकते हैं।
देन हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर आपके सब्सटैंटिविज्म और फॉर्मेलिज्म का क्या कहना था। तो सब्सटैंटिज्म का मानना था कि इकोनॉमी इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो इंपीरियल, दूसरा फॉर्मल। क्योंकि रिमेंबर हमने ओवरव्यू में देखा था कि जो सब्सटैंटिविज्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके प्रिमिटिव, पीसेंट या एडवांस तीनों ही सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इन्होंने इकोनॉमी को दो टाइप में क्लासीफाई किया। जो आपकी एक इंपीरिकल वाली है ये आपके सिंपल या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है उन पे लागू हो जाएंगी, और जो ये फॉर्मल है दैट इज एप्लीकेबल टू दी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ठीक है। लेकिन फॉर्मेलिज्म का क्या मानना था, फॉर्मेलिज्म तो मान ही रहे थे एडवांस सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है, तो इनके इकोनॉमिक थ्योरीज इक्वली एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल सोसाइटीज़, ठीक है। तो इनका मानना था चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो प्रिमिटिव हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देन सब्सटैंटिविज्म का ये भी कहना था दैट economic theory developed by economists is applicable to only market economy but not to the empirical economy. empirical economy हम किसकी बात कर रहे हैं, empirical economy this सिंपल वाली, ठीक है। ये जो सिंपल वाले प्रिमिटिव सोसाइटीज हम इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेलिज्म का क्या कहना था, बेसिकली फॉर्मेलिज्म में आप नाम भी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, एडवर्ड लिकियर और स्कॉट हुक ने बताया कि द नीड फॉर डिवाइडिंग द इकोनॉमी एज सब्सटैंटिविस्ट डिड एंड व्हाई देयर शुड बी द सब्सटैंटिव मीनिंग ऑफ द इकोनॉमी एट ऑल। उसी तरह से सब्सटैंटिविज्म का ये कहना था जो इंपीरियल इकोनॉमी है is an instituted process of interacting between man and environment and it results in a continuous supply of want satisfying material needs और मीन्स। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक सर्किल है, द बिगर सर्किल, और इस बिगर सर्किल ये शायद आपकी इकोलॉजी मान लीजिए, इकोलॉजी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, वुड्स, एवरीथिंग। और ये जो आपका बीच वाला है ये अपनी डिमांड्स और नीड्स ये किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, इन इकोलॉजी के मतलब इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। अगर इसको बी को, ठीक है, बी व्हाट यू कैन से इज द सोशल सोसाइटी, और ये जो सी है ये इकोनॉमाइजिंग ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। तो अगर ये बी है, मान लीजिए बी की जो भी नीड्स होगी अगर वो देखेगा ए जो उसकी इकोलॉजी है आसपास में वहाँ पे अच्छे वुड्स अवेलेबल है, देन ओनली दे विल क्रिएट अ डिमांड फॉर दैट वुड, अदरवाइज दे विल हैव सम अल्टरनेटिव्स टू दैट, ठीक है। और उसी तरह से जो आपकी सी है, सी ये देखेगा कि अच्छा ये वुड है तो कितने हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पेड़ है, तो ये अपनी डिमांड्स उसी हिसाब से रखेगा। अगर ये देखेगा कि ओके लेस ट्रीज है, मान लीजिए ये और ये बस दो ही ट्रीज है, तो ये अपनी डिमांड्स भी उसी तरीके से रखेगा। यानी कि ये जो बोल रहे हैं एम्पिरिकल इकोनॉमी जो है, जो आपके प्रिमिटिव्स है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो सप्लाईज और डिमांड्स है वो डिसाइड करते थे। देन फॉर्मेलिज्म का कहना है that the extreme conclusion of the substantivist are based on the fallacious logic, कि ये वाली जो चीज़ है कि वो अपने environment के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और डिमांड्स क्रिएट करते हैं, that is not applicable. देन हम बात कर लेते हैं मनी, मार्केट, मनी एंड ट्रेड की। इन पे फॉर्मेलिज्म और सब्सटैंटिविज्म का क्या कहना था। सब्सटैंटिविज्म का कहना था दैट ट्रेड इज रिलेटिवली अ पीसफुल मेथड ऑफ एक्वायरिंग गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन दी स्पॉट, ठीक है। ट्रेड हम तभी करते हैं जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन आपको देन एंड देयर वो नहीं मिलती है, तो आप कोई टाइप का मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करते हैं। देन फॉर्मेलिज्म का कहना था मार्केट इज द लोकस ऑफ एक्सचेंज। देन सब्सटैंटिविज्म कहता है दैट ट्रेड इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी बट अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंट कम्युनिटीज मीट एट अ प्लेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड वन ऑफ द पर्पस बीइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सी जो सब्सटैंटिविज्म का है ये जहाँ ये एप्लीकेबिलिटी है इनकी बहुत सारी सोसाइटीज़ में है, तो आप मान सकते हैं, और इनका तो ये मानना था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जहाँ पे आपकी मनी भी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी होती है आज के डेट में भी, आप देखेंगे झारखंड उड़ीसा में कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं हु डू नॉट डील इन मनी, ठीक है। उनकी एक हार्ट लगती है वहाँ पे जाके, अगर कोई एक ऐसी सोसाइटी है जो कुछ बीट से कुछ ज्वेलरीज बनाती है, दे एक्सचेंज इट फॉर सम अदर थिंग, कोई हर्ब्स हो गया, किसी प्रकार के फूल पत्ते हो गए, उनको लेके वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसको क्या डिमांड है, वो उसी तरीके से अगर सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाता है तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। तो दैट इज़ वाई द सब्सटैंटिविस्ट से कि ये दो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं और वो एक दूसरे को म्यूचुअली और यू कैन से कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं उनके डिमांड्स फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। बट फॉर्मेलिज्म का कहना था दैट ट्रेड इज़ अ रियल एक्सचेंज। तो क्योंकि ये आपके मोस्टली बात कर रहे हैं मनी रिस्पेक्ट में, मनी टर्म्स में, और मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द मॉडर्न डे इकोनॉमी, तो दैट इज़ वाई फॉर देम ट्रेड इज़ रियल एक्सचेंज। देन सब्सटैंटिविज्म के अंदर जो डाल्टन थे, हमने रिमेंबर देखा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट डाल्टन, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो उनके हिसाब से इन प्रिमिटिव सोसाइटीज देयर आर ओनली मार्केट प्लेसेस बट नॉट मार्केट सिस्टम, एंड इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी मार्केट मीन्स मार्केट प्लेस एन एक्चुअल साइट वेयर गुड्स चेंज हैंड्स बाय परचेज एंड सेल। तो सी मार्केट प्लेस और मार्केट सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस बताया है वो ये बताया गया है कि जो मार्केट
प्लेस होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इज एन एक्चुअल साइट वेयर गुड्स एंड चेंज हैंड्स बाय परचेज एंड सेल, वेर एज जो मार्केट सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि आप प्रेजेंट डे में देखते हैं। और फॉर्मेलिज्म का कहना था दैट मनी इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। आप ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। आप अगर देखें तो इनके हिसाब से देर इज अ बार्टर, यहाँ पे ये मनी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में मनी इज एब्सेंट एंड देयर इज बार्टर, एंड प्रिमिटिव इकोनॉमी इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल आइटम। इन सच इकोनॉमीज देयर इज नो प्राइस सिस्टम। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई किसी को ज्वेलरी बेच रहा है और वो उसके बदले में कोई हर्ब्स ले रहा है तो वो उसकी जो वैल्यू है वो आकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जस्ट बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द नीड फुलफिलमेंट, राइट। उसी तरह से इनका मानना था फॉर्मेलिज्म का दैट ट्रेड इज डायरेक्टेड बाय प्राइस एंड प्राइस आर द फंक्शंस ऑफ द मार्केट, देयरफॉर ऑल ट्रेड इन द मार्केट जस्ट ऑल मनी एक्सचेंज। जो ये आज का सिस्टम है ये उसके बारे में बात करें, नॉट very difficult to understand. Then substantivism का मानना था that money is independent of the market. It is derived from the definite use which is quantifiable object output. Money is only used in terms of payment, standard and exchange, and it has emerged independent of market system. तो इनका ये मानना था, आप उसको इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि ये कल्चर सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जैसे हमने पेंटिंग वाला एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल ये कोई पेंटिंग है, ठीक है, इस पेंटिंग की जो वैल्यू है, ऑल्दो इसकी वैल्यू कोई मार्केट नहीं डिसाइड कर सकता है ना, इसकी वैल्यू इसके बहुत सारे कल्चरल सोशियो एस्पेक्ट पे डिसाइड होगी। ऑल्दो मनी की यहाँ पे एक्सचेंज होगी, क्योंकि अगर हम मॉडर्न डे सोसाइटी की या एडवांस सोसाइटी की बात कर ले तो मनी की एक्सचेंज होगी, लेकिन एक्चुअली जो इसका वैल्यू है वो मनी डिसाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन हम क्रिटिसिजम्स की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म फॉर बोथ फॉर्मलिस्ट और सब्सटैंटिविस्ट की जो डिबेट थी, दोनों के लिए क्रिटिसिजम्स दिया था प्रैक्टिस, जे प्रैक्टिस, ठीक है। हम इन्होंने जो क्रिटिसिज्म दिया उनके बारे में पढ़ेंगे। ही बेसिकली वॉज अ फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पे काफ़ी काम किया। तो इनके हिसाब से सबसे पहले हम फॉर्मलिस्ट वाला क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इनके हिसाब से जो फॉर्मलिस्ट की एक सेंट्रल एजम्पशन थी, क्या थी एजम्पशन? दैट एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन रेशनल चॉइस, लॉजिक, ठीक है। हम लॉजिक के हिसाब से अपने चॉइसेस को बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। देन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, जो हमने बात करी थी, कैसे आप 1+1 फ्री मिलने पे आपको काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है, आपको लगता है कि आपके सारे पैसे वसूल हो गए, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि इसका एजम्पशन कि ये ऑल कल्चर्स पे लागू होता है, और ये ऑल कल्चर्स पे लागू होता है इंक्लूडिंग इट्स रिडक्शनिज्म टू द एक्सप्लेन इवन मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमीज। प्रैक्टिस ने ये भी बताया कि ये जो प्रीमाइस है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, ये काफ़ी रिडंडेंट है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि दिस विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक कोई पर्सन है, पर्सन ए, जिसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, जिसे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, उसके जब फ्री टाइम मिलेगा ड्यूरिंग द लीजर, वो उन चीज़ों को करना चाहेगा। और इस केस में उसके हिसाब से फॉर दैट पर्सन ही विल बी यूटिलाइजिंग हिज टाइम, ठीक है, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्योंकि अभी क्या है, उसके पास फ्री टाइम है और उसने उस फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन किया, तो ये भी तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो आपके फॉर्मलिस्ट का व्यू पॉइंट है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बात कर रहे हैं कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी तो आप टाइम के कंस्ट्रेंट में भी ले सकते हैं ना, टाइम भी उसका मैक्सिमाइज हो रहा है तो वो भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। A premise that can never be contradicted or disproven. So if he or she does not maximize money, then it must be pleasure or some other value, like we discussed. कि यहाँ पे मनी तो मैक्सिमाइज नहीं हो रही है उसके लीजर टाइम में पेंटिंग करने से या गाना गाने से, बट ज़रूर उसकी जो प्लेजर है और जो उसकी खुशी है, मेंटल हेल्थ है, मेंटल पीस है, वो मिल रही है उसको, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। और भी एग्जाम्पल है दैट यू कैन डेफिनेटली राइट एंड मेंशन। देन हम सब्सटैंटिविज्म की बात कर लेते हैं। तो सब्सटैंटिविज्म के केस में प्रैक्टिस का ये कहना था दैट द स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव एंड द मॉडर्न इकोनॉमी इन सब्सटैंटिविज्म इज प्रॉब्लमैटिक। क्यों प्रॉब्लमैटिक था? बिकॉज सब्सटैंटिविज्म का क्या फोकस था? ऑन सोशल स्ट्रक्चर एट द एक्सपेंस ऑफ एनालाइजिंग इंडिविजुअल एजेंसी। तो वो सोशल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका जो नॉन मैक्सिमाइजेशन एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी है ऑकर्स इन ऑल सोसाइटीज एंड नॉट जस्ट द प्रिमिटिव वन। नॉन मैक्सिमाइजेशन एडेप्टेशन की हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में सब्सटैंटिविज्म का मानना था ना कि ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ों पे वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं देख रहे हैं कि हमने किसी को ज्वेलरी दी है तो उसके बदले में हमें घास फूस मिल रहा है, वो ये सारी चीज़ें नहीं देखते। तो इनका कहना है कि ये प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ के केस में एप्लीकेबल हो सकता है। Similarly, Planter argues that generalization across different societies is still possible, meaning that Western and non-Western economies are not entirely different. And in age of globalization, there is no pure pre-industrial societies left. Conditions of resources scarcity exist everywhere in the world.
मतलब ये कहीं ना कहीं आपके जो फॉर्मलिस्ट का अप्रोच है दैट स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल उस तरफ इशारा कर रहे हैं, और इनका मानना है जो सब्सटैंटिविज्म का अप्रोच है रिगार्डिंग द स्कैरसिटी दैट कैन नॉट होल्ड ट्रू. Or anthropological fieldwork has demonstrated rational behavior and complex economic choices amongst the peasants. क्योंकि सब्सटैंटिविज्म का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पीजेंट और मॉडर्न हो या प्रिमिटिव हो सभी पे एप्लीकेबल हो रहा, तो इनका कहना है कि जो रेशनल बिहेवियर होता है वो आपकी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चॉइसेस का वो आपके पीजेंट्स में भी देखने को मिलता है. दे डिसाइड कि अच्छा कौन सा हमें क्रॉप उगाना चाहिए जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, और ये सारी चीज़ें दे डू कंसिडर इट. Then Cook observed that there are significant conceptual problem with the substantivist theory. वो क्या थे? And see, यहाँ पे कुछ names हैं, जैसे Cook हो गए आपके, then Pratis ने दिया, then here you can see प्लैटनर ने दिया. तो ये सारे जो नेम्स हैं ना आपको वो ज़रूर मेंशन करने हैं. तो कुक ने ये ऑब्जर्व किया that they define economy as an aspect of everything that provisions societies but nothing that provisions society is defined as economics. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली जो उनकी बेसिक डेफिनेशन है उसको कॉन्ट्रोडिक्टरी बताया जा रहा है बाय कुक. देन हम कंक्लूजन अगर बात करें कि आपको इतनी सारी डिबेट की बात कर ली हमने, ओवरव्यूज देख लिया हमने, डिफरेंसेस देख लिए, क्रिटिसिजम्स देख लिए, देन इन कंक्लूजन व्हाट यू कैन राइट. सो कंक्लूजन आप अपना भी प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ और, सो दैट यू हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट वन. बट इवन ऑल यू कैन राइट दैट टू अप्रोचेस आर ऑफ टू व्यू पॉइंट्स. ऑफकोर्स दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे एक सिंगल थीम को लेके, and we cannot apply the formative definition to primitive system. Equally, business aims at times to discover the economic rationality in a good deal of Western economic behavior. Then the factors of economic processes in some primitive societies which came in contact with the advanced societies can be successfully studied using the formal economic theory. जो यहाँ पे आपकी क्रिटिसिज्म में भी बात करी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि आज के डेट में जो आप बात करते हैं रेशनल बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चॉइसेस की वो देखने को नहीं मिलती हैं, वो पीजेंट्स में आप देख सकते हैं. तो यानी कि जो अप्रोचेज है फॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी के वो हम यूज़ कर सकते हैं इन स्टडिंग दोज प्रिमिटिव सोसाइटीज दोज हु आर कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट डे सोसाइटीज. जैसे आपको पता होगा अंडमानीज के कुछ ट्राइब्स हैं, अंडमान के कुछ ट्राइब्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बेसिकली शायद जारावाज और समवन. तो उन्होंने जो आज के डेट में उनका जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है विद द अदर पीपल ऑफ अंडमान, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ वेरियस पर्पसेस, लाइक इतनी डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, रोड्स बनने शुरू हुए, अदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो आए, तो उनके लिए उनको एज अ लेबर हायर किया गया. तो उनका जो एक सिस्टम था जो वो पहले फॉलो किया करते थे दैट हैज़ काइंड ऑफ एन डाइल्यूटेड राइट नाउ. ठीक है, और ये कैसे हुआ? बिकॉज दे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉडर्न सोसाइटी. तो अब जो उनका एक प्रॉपर एक इकोनॉमिक सिस्टम आप कह सकते हैं उसे आप इस फॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर भी यानी कि फॉर्मलिज्म के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर द प्रिमिटिव वन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं. एंड फाइनली इन एनी एम्पेरिकल स्टडी द सिंथेसिस ऑफ दीज टू अप्रोचेज विल बी ऑफ ग्रेट यूज इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव एंड पीजेंट सोसाइटी. पर्टिकुलरली ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू स्टडीज और द कंसेप्ट्स. ठीक है, there you can mention it out, इसके और स्टार मार्क करके रख सकते हैं. Alright, and with this we have completed the debate and the concept. I'll be coming up with the next lecture tomorrow, and thank you so much.